क्या आप भी इस सवाल का आंसर जानने में इंटरेस्टेड हो? अभी एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन की चर्चाएं चल रही है और एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को लेकर आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर दिया होगा, तो कुछ लोग प्रिपरेशन किक स्टार्ट करने की फिराक में होंगे। जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या पर जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है बट उनको एक सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने समय में कितनी चीज़ें कवर हो सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कितने टाइम में हो सकता है, अगर ये सभी सवालों से आप लोग घिरे हुए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में आपको आपके मैक्सिमम सवालों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो यार सबसे पहला सवाल कि थंबनेल देख के तो आप आए होंगे कि 90 डे स्टडी प्लान, बट सबसे पहला सवाल मेरे हिसाब से आप लोगों के दिमाग में जो आना चाहिए वो यही है कि सर सब सही है, बस ये बताओ कि क्या 90 दिन में एग्जामिनेशन क्लियर हो सकती है? सर इसका आंसर मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसका आंसर ऐसा है हाँ भी और ना भी। अगर आप चाहो, अगर आप सारी चीज़ें जो सही है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए ज़रूरी है, अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो करते हो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है। क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है? इसका आंसर ना भी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन उन लोगों का नहीं हो सकता जो लोग जो डिजायर्ड, जो रिक्वायर्ड चीज़ें है वो कंसिस्टेंटली और रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते। और यहां पर एक बहुत कम वेटेज मैं देना चाहूंगा, बट यस मैं थोड़ा सा लक फैक्टर को भी इसमें वेटेज देना चाहूंगा। यार कैसा होता है ना, मतलब कुछ हज़ार वैकेंसीज के लिए लाखों एप्लीकेशंस आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने सिंसियरली शिद्दत से सारी चीज़ें करी होगी बट उनके हिस्से में वो सफलता उस टाइम नहीं आई होगी। दैट्स सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। वो एक सेपरेट डिस्कशन है, उसको कभी हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी फिलहाल मैं किस्मत वाले पॉइंट को साइड में रख रहा हूं। मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपके और मेरे हाथ में है ना। तो कौन कौन सी चीज़ें आपके हाथ में है जो करने से, रेगुलरली करने से, सिंसियरली करने से आप सिलेक्शन ले सकते हो, हम इस वीडियो में फिलहाल उसी पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर तो मैंने बता दिया। अगर आप सही चीज़ें सही समय पर रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ करते हो सिलेक्शन हो सकता है। कैसे करना है सिलेक्शन? सिलेक्शन का सबसे पहला एक मूल मंत्र है कि एक चीज़ दिमाग में, खोपड़ी में, ध्यान में हमेशा फिक्स रखना कि प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलना। आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पहले आप प्रीलिम्स में मास्टर बनो, फिर प्रीलिम्स में मास्टर बनने के बाद मेंस के पीछे लग जाओ। मेंस के पीछे लग गए तो सर पहले तो मेंस के चीज़ें समझते मतलब दिमाग भारी हो जाता है, वो समझ में आती है, क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, तो फिर स्पीड का इशू आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें मेंस को जब हम आखिरी में रखते हैं तब होती है। बट अगर हम प्री और मेंस दोनों साथ साथ में लेके चले तो हमारा काम बहुत हद तक आसान होता है। और हम मतलब ये नहीं होता है कि अभी एग्जामिनेशन की तैयारी चालू करी, इस साल सारे प्री निकाल दिए, मेंस इस बार निकला ही नहीं, मेंस निकालने के लिए अगले साल फिर से तैयारी कर ली। ये हमारे साथ नहीं होता अगर हम प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो कैसे प्री और मेंस साथ में लेके चलना है, इस नीचे वाले पोर्शन पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले एक चीज़ पर मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूँगा, एक आइडियल लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है ना। एक आइडियल लर्निंग प्रोसेस होती है, कोई भी टॉपिक हम सीखते हैं, सीखने के बाद उसको रिवाइज करते हैं। ध्यान से सुनना, टॉपिक हमें पता नहीं था, इस एग्जामिनेशन के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है, जो जो चैप्टर्स है वो हमें शायद पता नहीं हो, तो हमने वो चैप्टर सीखे। चैप्टर सीखने के बाद उसकी रिवीजन करी, है ना। तो पहला स्टेप है लर्न एंड रिवाइज। यहां पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो रिवीजन वाले कंपोनेंट को मिस कर देता है। ये रिवीजन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं और यहीं पे सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। तो पहला लर्न एंड रिवाइज, दूसरा रिवाइज एंड प्रैक्टिस। मैंने फिर से रिवीजन इस वर्ड को इंक्लूड किया है। रिवीजन जितनी ज़्यादा बार होगी उतना आपका स्पीड अच्छा बनेगा। बात को हमेशा याद रखना, आपकी स्पीड में सिर्फ प्रैक्टिस कंट्रीब्यूशन नहीं देती है ना, वरना 2-2, 4-4 साल भी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहे और उसको रिवीजन का अगर आपने साथ नहीं दिया है तो फिर आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलना मुश्किल होगा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जो भी रूल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो भी मेथड्स, जो भी टेक्निक्स आप लोगों ने सीखे होंगे, उसकी रिवीजन
बारंबार वो दिमाग को बताया जाना ज़रूरी है कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है तो तुझे ऐसा सोचना है, तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे ऐसा करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। आपने टॉपिक सीखा, रिवीजन करी, अगली बार जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठे, प्रैक्टिस करने से पहले फिर से उसकी एक बार रिवीजन करी, फिर प्रैक्टिस करी, फिर अब जब आपने वो टॉपिक परफेक्ट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं रीजनिंग का एक टॉपिक उठाता हूँ, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद रिवाइज किया, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस कर ली, दूसरे दिन फिर आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हो। प्रैक्टिस करने से पहले, क्वेश्चन पर हाथ चलाने से पहले आपने उसमें सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज कर लिया और फिर आपने प्रैक्टिस कर ली। ऐसे आपने उस टॉपिक को परफेक्ट बना लिया। पढ़ा, रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, पढ़ा, रिवाइज किया, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस, आप उस टॉपिक में परफेक्ट हो गए। अब उस टॉपिक में परफेक्ट होने के बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर टेस्ट लगानी है। ये जो मॉक टेस्ट मैंने यहां पर लिखा है, ये 2 मॉक टेस्ट आप दोगे। एक होगा टॉपिक वाइज, जो हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, और उसके बाद आप यहां पर दोगे सेक्शनल मॉक, जिसको आप कंप्लीट सब्जेक्ट का मॉक भी बोलते हो, है ना। ये सेक्शनल मॉक अभी आपको नहीं देना है, कब देना है मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप टॉपिक बेस्ड मॉक दोगे। एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक के ऊपर मॉक दे दिया। अब यहां पर बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, एक आध चैप्टर ले लिया, उसमें सिर्फ प्रीलिम्स वाला पार्ट पढ़ लिया, मेंस वाला पार्ट अभी पढ़ा ही नहीं। ये मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ देखता हूँ कि उस टॉपिक के प्रीलिम्स में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, बट उसी टॉपिक का जब मैं मेंस कराऊंगा तो उसमें भीड़ कम होगी, पढ़ने बच्चे कम आएंगे। बट ऐसे स्टूडेंट्स को चीज़ें बैकफायर करती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि किसी भी टॉपिक का आपको प्री और मेंस एक साथ में लेके चलना है। आप पहले प्री करोगे, फिर मेंस, फिर वो मेंस में जो आपने पढ़ा है, समझा है, उसके ऊपर रिवीजन और प्रैक्टिस कब करोगे? आपको उतना टाइम तो मिलना चाहिए, है ना। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो प्री और मेंस एक साथ पढ़ोगे। अभी सही समय है चीज़ों को एक साथ पढ़ने का, ठीक है। उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस, अपने टॉपिक के ऊपर मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कुछ अपनी कमियां समझ में आई। मॉक टेस्ट को कैसा एनालाइज करते, क्या करते, इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू इंप्रूव मार्क्स इन मॉक्स बाय सचिन सर, ठीक है। तो उसके बाद मॉक्स में अपनी कमियां ढूंढ ली, आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके हिसाब से आपने फिर से रिवीजन करी। जो आपके वीक पॉइंट्स थे उनको आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस काम आने वाली है। तो ये एक लर्निंग साइकिल होता है और यही लर्निंग साइकिल हमें अब सारे सब्जेक्ट्स में लगाना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, यहाँ पर मैं जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी तरीका बता रहा हूँ, क्या यही इकलौता तरीका है जिसकी मदद से सिलेक्शन ले सकते हैं? आंसर है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जिसको फॉलो करके बहुतों ने सिलेक्शन ऑलरेडी ले लिया, आप भी ले सकते हो। मैं पिछली मेरी 7-8 साल की जर्नी का पूरा सार, पूरा निचोड़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद फॉलो करी थी, फिर जब से टीचिंग में आ गया, बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन से कुछ कुछ उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गए। उन्होंने जो चीज़ें फॉलो करी थी, जिसका उनको रिजल्ट मिला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको फॉलो करके बहुतों ने अभी तक सिलेक्शन लिए है, इसको फॉलो करके आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें से जो भी चीज़ आपको सूट करती है आपको फॉलो करनी है। आपको जो लगता है कि जहां पर इंप्रोवाइजेशन की जरूरत होगी, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को इंप्रोवाइज कर लेना और फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे बात करूंगा मैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट जो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, रीजनिंग के। देखो, रीजनिंग, पूरी रीजनिंग को मैं 2 ही पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक पजल्स और दूसरा मिसलेनियस। अगर आपने अभी एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस करी है कि SBI क्लर्क में 6 टॉपिक्स ऐसे, तीनों सब्जेक्ट्स मिला के, जो आपको 55+ मार्क्स दे सकते हैं। तो उन 6 टॉपिक्स में से पजल एक टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी पजल्स को मास्टर करना है। पजल शुरू में हो सकता है आप लोगों को परेशान करे, तो पजल को बेसिक से एडवांस लेवल तक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूट्यूब पर प्रोजेक्ट S2 की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी की सारी पजल्स, सारे के सारे चैप्टर्स पजल के मैंने डिस्कस करे हैं, ठीक। उसके बाद वो प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मेंस लेवल की पजल की प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप कोई बैच फॉलो करना चाहते हो पजल के लिए, आपके पास बैंक महापैक है, या आप कोई बैच फॉलो करना चाहते हो तो आपको अनंत रीजनिंग बैच फॉलो करनी है। प्रीलिम्स लेवल की केवल प्रीलिम्स की 81 से ज़्यादा क्लासेस उसमें ली गई हैं। तो पजल्स आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। जिधर जिधर मैंने स्टार लगाया है वो चीज़ें आप डेली बेसिस पे करोगे,
ठीक है। तो रीजनिंग में पजल डेली घंटा मिनिमम एक आध घंटा तो पजल के लिए डेली प्रैक्टिस के लिए निकालो। आज से लेके जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक डेली 1 घंटा आपको पजल प्रैक्टिस करने ही करने, नो मैटर व्हाट हैपेंस। शुरू में बेसिक और इजी लेवल के पजल्स आपकी प्रैक्टिस में रखना, एकदम इजी लेवल्स, एकदम शुरू में तो सिंगल केस वाले पजल रखना। उसके बाद आप डबल केस वाले पजल्स रख दो। जब डबल केस में कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो पजल कॉन्फिडेंस के साथ टाइम के अंदर सॉल्व करने लग जाओगे। थोड़ा सा पीओ प्रीलिम्स लेवल पर शिफ्ट हो जाओ। पीओ प्रीलिम्स पे भी जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप अपनी लेवल को और आगे बढ़ा के क्लर्क मेंस तक पहुंचा दो और ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको अगले 3 महीने के अंदर मास्टर करनी है, ठीक है। तो रीजनिंग में पजल्स डेली 1 घंटा, और आज से लेके डेली 1 घंटा पजल आप प्रैक्टिस करोगे, 3 महीने तक आप पजल में एकदम उस्ताद बन जाओगे, ठीक। बस वो जो प्रैक्टिस होगी, वो जो लर्निंग होगी, वो एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक होनी चाहिए मतलब ये वाली प्रोसेस उसमें लगनी चाहिए, है ना। लर्न, रिवाइज प्लस प्रैक्टिस, फिर उसके ऊपर टेस्ट लगाओ, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो पजल्स आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। अब बात आती है मिसलेनियस की। पजल्स छोड़ के जो भी टॉपिक्स बचते हैं वो मिसलेनियस टॉपिक्स है। अब मिसलेनियस के डेली 1-2 टॉपिक उठाने हैं और उन 1-2 टॉपिक पर आपको क्विज लगानी है। डेली 1-2 टॉपिक पर आपको क्विज लगानी है। तो रीजनिंग में ये सब डेली करने के साथ साथ एक और चीज आप लोगों को करनी है, और वो क्या है, रोज शाम के 7 बजे मैं YouTube पर एक मॉक कंप्लीट डिस्कस कराता हूँ रीजनिंग में। जब तक सिलेक्शन नहीं होता ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। जब तक सिलेक्शन नहीं होता ये सेशन फॉलो करना ही करना है, नो एक्सक्यूजेस, नो रीजंस, ठीक है। रीजनिंग में ये सब करोगे। उसके बाद आते हैं क्वांट में। क्वांट में जहाँ पे स्टार लगा है वो डेली चीज़ें करनी है। स्टार मैंने लगाया स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स में आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, सबसे पहले आप नंबर्स के साथ एकदम फ्रेंडली होने चाहिए। नंबर्स का और आपका रिश्ता एकदम गहरा होना चाहिए। मैथ्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके बहुत तेज़ी के साथ होने चाहिए। तो और ये सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपको नंबर्स के साथ खेलने की आदत हो, ठीक है। उसके बाद स्पीड मैथ्स में जो आपको बेसिकली चीजें आती है वो है कैलकुलेशन बेस्ड, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर सीरीज। इनकी रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कुछ चीजों में हमें महारत हासिल होनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से पहले 15-20 दिन या पहला 1 महीना आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, 30 तक टेबल्स, स्क्वायर क्यूब्स जिधर तक सुमित सर ने बताए हैं, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये जो 4-5 बेसिक चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो पहला 1 महीना डेली बेसिस पे आप आधा घंटा अगर इधर निकाल रहे हो, डेली स्क्वायर रिवाइज करो, क्यूब्स रिवाइज करो, टेबल्स रिवाइज करो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन रिवाइज करो, ठीक है। रोज आधा घंटा करना है, रोज आधा घंटा विदाउट फेल। और ये मैं सारा सेल्फ स्टडी बता रहा हूँ, ये सारा का सारा मैं सेल्फ स्टडी वाला रूटीन बता रहा हूँ। रोज आधा घंटा आपको स्पीड मैथ्स करनी है, खुद से करनी है, ठीक है। स्पीड मैथ्स रोज करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 1 आध महीने भर में, चलो आप स्क्वायर तो हो गए, क्यूब भी हो गए, टेबल भी हो गई, तो फिर आपको इसके लिए आधा घंटा नहीं लगेगा, आपको इसके लिए हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे। बाकी बचे हुए 20 से 25 मिनट में आपको स्पीड मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस करने, रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये स्पीड मैथ्स आप रोज करोगे। स्पीड मैथ्स जब आपकी अच्छी बन जाती है तो आपको उसका बेनिफिट इन 2 जगह बहुत प्यारा होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको टाइम मिले तो जैसा आपने डेली इधर आधा घंटा निकाला है, डेली आधा घंटा डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए निकालो। अगर बेसिक लेवल के सेट सॉल्व कर रहे हो, 2 से 3 सेट आप आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना। और इधर टिंगू पिंगू लेवल के क्वेश्चन में मत फंस जाना, इधर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलना, ठीक। तो डेटा इंटरप्रिटेशन रोज आधा घंटा कर लिया। मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन देख रहे हो सकता है आधे घंटे में सिर्फ एक ही डीआई हो, बट वो अगर समझ के कर लिया आपने, ट्रस्ट मी उससे बेहतर रिजल्ट आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फैंसी क्वेश्चन में नहीं फंसना है। ये यूट्यूब की दुनिया में क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे लोग आपको मैं कितना बड़ा दिखाने के चक्कर में बहुत फैंसी चीज़ें अरिथमेटिक और इन सब में कराता है। स्ट्रिक्टली सिलेबस को स्टिक रहना है, सिलेबस को स्टिक रहते हुए आपको सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जो लेवल, जो पैटर्न, जो वैरायटी एग्जामिनेशन में आती है, कोशिश करो उसी लेवल, उसी पैटर्न, उसी वैरायटी के क्वेश्चंस आप स्टिक करो और वहीं पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो अरिथमेटिक के लिए आधा घंटा डेली 1.5 घंटा निकाल लिया। इधर आपका डेली 1-1.5 घंटा निकल गया। कितने घंटे? 3 घंटे हो गए। इंग्लिश
ज़्यादा इंग्लिश के बारे में बोलूँगा नहीं, बट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी नहीं भी हो तो भी मेरी इंग्लिश ठीक ठीक है। जितने भी पेपर्स मैं खुद देने जाता हूँ, पेपर्स का एनालिसिस करने 20 मिनट होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि 17-18 मिनट में ही मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूँ, बाकी के आखिरी 2-3 मिनट में पेपर का एनालिसिस करूँ। ये मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में करता हूँ। जितने भी पेपर्स मैंने दिए मेरा इंग्लिश में डिसेंट स्कोर आता है, मतलब ये भी नहीं बहुत ख़राब आता है, ये भी नहीं बहुत अच्छा आता है। 30 में से अगर क्लरिकल का एग्जामिनेशन हो तो 25-26 के आसपास क्लरिकल के एग्जामिनेशन में आता है। पीओ में भी कुछ 22-23-24 के रेंज में इंग्लिश में स्कोर आ जाता है, तो ठीक ठीक इंग्लिश है। अगर आप मुझे इंग्लिश के ग्रामर का कोई रूल पूछोगे शायद मैं नहीं बता पाऊँ, है ना, मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको रूल क्या है, बट अगर आप मुझे एरर पूछो तो शायद मैं वहां पर आपको बता पाऊँ कि इधर एरर है। क्यों? रीडिंग की वजह से। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत है तो यार आपको इतने ज़्यादा रूल रटने की, मतलब रट्टाफिकेशन, इंग्लिश रट्टा मार के मत पढ़ना, मुझे बस ओवरऑल यही कहना है। इंग्लिश को आदत बना लो। इंग्लिश अगर आदत बन गई तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट इंग्लिश को आपने सब्जेक्ट बना लिया ना कि रटना है, इसमें ये चीज़ है, इसमें वो नहीं, भाई बहुत परेशान करेगी इंग्लिश। इंग्लिश रटने जाओगे और इंग्लिश रुलाएगी, बात समझना, है ना। तो इंग्लिश रीडिंग करो। मेरे हिसाब से रोज़ आधा घंटा आपको रीडिंग करनी चाहिए। क्या रीडिंग करनी चाहिए? पहले तो जो आपको पसंद आता है वो पढ़ो। मैं पहले दिन ही बोल दूंगा द हिंदू एडिटोरियल पढ़ो, आप वो पेपर ऐसे उठा के फेंक के मारोगे किसी को, मेरे को तो मार नहीं पाओगे, है ना। तुम पहले दिन ही मैं आपको द हिंदू एडिटोरियल के पास जाओ, ऐसे नहीं बोलूँगा। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करो। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी और समझ में नहीं आती है, अगर आप इंग्लिश में ऑलरेडी अच्छे लेवल पे हो तो द हिंदू एडिटोरियल इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो शुरुआत अच्छी अच्छी चीज़ों से करो, छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ों से करो। अगर आपको कुछ एक टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो टॉपिक में आप इंग्लिश में चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो, है ना। द हिंदू एडिटोरियल में क्या होता है, द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने से जो पीओ लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव में आपका फ़ायदा हो जाता है, और जब आप इंटरव्यू देते हो या फिर एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन में जब आप ग्रुप एक्सरसाइज में बैठते हो तो वहाँ पर आपको एक ओपिनियन फॉर्म करने में और अपना ओपिनियन रखने के लिए जो अच्छा सा डेटा चाहिए होता है तो द हिंदू एडिटोरियल से मिल जाता है। बट अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इंग्लिश के साथ साथ जीए भी अगर करना है, एक तीर दो निशान, तो जो मैंने फॉलो करी हुई थी वो स्ट्रैटेजी ऐसी थी, मैं इंग्लिश में डेली इन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता था। आधा घंटा पढ़ लिया, पूरा का पूरा नहीं, जितना पढ़ के हो सकती है उतनी पढ़ ली। बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ दिख रही है वो पढ़ ली, इंग्लिश में ही पढ़ ली। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखा वो पढ़ लिया। फाइनेंस में अभी कुछ हलचल हो रही है और उसको रिगार्डिंग कुछ चीज़ें आई है वो पढ़ ली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें हो रही है वो मैंने पढ़ ली। गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई और मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अच्छी है, मतलब सोशो इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड ये है, या फिर ये किसी भी तरीके से बैंक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया। तो ऐसे इंग्लिश रीडिंग का इंग्लिश रीडिंग भी हो जाता था, साथ साथ में जीए के पॉइंटर्स भी हो जाते थे, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो इस चीज़ का आता है। सब लोग परेशान होते थे, मैं भी परेशान हुआ था। तो इसके लिए क्या होता है ना यार, इसके लिए क्या करना होता है, मतलब अगर आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी परेशान करती है तो अभी हाल फिलहाल में ही एक स्टूडेंट ने, अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उन्होंने मेरे साथ एक बहुत कमाल की चीज़ शेयर करी। वो कह रहे थे सर मैं इंग्लिश वोकैबुलरी कभी रटने के पीछे लगा ही नहीं। मैं बोला यार क्या तेरे को एक बार में ही पढ़ के सारी इंग्लिश वोकैबुलरी याद रहती थी? वो बोला नहीं। पर उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर किया और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कहा सर ये जो वोकैबुलरी होती है ना, मैं इसको बस ऐसे पढ़ता था और समझ लेता था, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश रीडिंग रेगुलर बेसिस पे करता था तो होता क्या था ना, यही वोकैबुलरी मुझे कुछ टाइम बाद रिपीटेड दिखने मिलती थी। तो जब मैं कोई एक चीज़ को बार बार किसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, किसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ रहा हूँ, तो वो मेरा वहाँ पे हेडेक थोड़ा कम हो जाता था और मुझे वोकैबुलरी याद रहने लगती थी। अब ये उन्होंने, उनको जो मेथड सूट की वो मेथड उन्होंने फॉलो करी, तो उनको जो मेथड बेस्ट सूट करी उन्होंने फॉलो करी, उन्होंने जो मेरे साथ शेयर करी मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको बता दी। तो ये ऐसा वोकैबुलरी का सीन हो सकता है, मतलब यार मेरे भी साथ होता था,
है ना, वोकेबलरी पढ़ लिया, आज 10 वर्ड याद कर लिया, कल 10 में से एक भी याद नहीं आ रहा है, वर्ड याद आ रहा है तो मीनिंग याद नहीं आ रहा है, मीनिंग याद आ रहा है तो वर्ड नहीं याद आ रहा है, दोनों याद आ रहा है तो स्पेलिंग भूल गए, ऐसा बहुत सारा होता था, है ना। तो ये वोकेबलरी वाला फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी प्रैक्टिस, रीडिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या करना है सर, प्रैक्टिस में आपको जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में पैटर्न में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर आप इधर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, या फिर पैराजंबल के क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, डबल फिलर, सिंगल फिलर, मैच द कॉलम, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वहाँ पर आपको अगर कुछ गलतियाँ समझ में आती है तो उन गलतियों को रेक्टिफाई करके उन गलतियों को सुधारो। बाकी जनरल अवेयरनेस, आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैथ्स में स्टार दिखा, रीजनिंग में स्टार दिखा, इंग्लिश में स्टार दिखा, जनरल अवेयरनेस में किसी में स्टार नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है। तो ऐसा है भैया, जनरल अवेयरनेस का स्टार है इधर, जनरल अवेयरनेस रोज़ करनी है। अगर आप रोज़ इंग्लिश पढ़ रहे हो और जैसा मैंने फॉलो किया था अगर आप वैसा फॉलो कर पाओ, अगर वो मेथड आपको सूट हो पाए, आपका इंग्लिश और जीए दोनों एक साथ साथ चलते रहेगा, है ना। आपके 2 सब्जेक्ट एक ही टाइम में होते चलेंगे, आप बचा हुआ टाइम बाकी चीज़ों पर दे सकते हो। बाकी आपको आपके टाइम और स्केड्यूल और लर्निंग और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट सूट लगती है आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी रिपीटर लोग हैं मैं उनको हमेशा कहता हूँ जब तक सिलेक्शन नहीं होता रोज़ शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मेरे साथ मॉक अटेंड करनी है, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो। बेसिक अगर पढ़ नहीं रखा है तो रीजनिंग के लिए अनंत रीजनिंग बैच आपको फॉलो करनी है ना, अनंत रीजनिंग बैच। ओके, इस बैच में मैंने डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में रीजनिंग को डिस्कस किया हुआ है। बैच अभी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें मेंस की पजल्स अभी ऐड हो रही है। बाकी प्रीलिम्स का सारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी मेंस की पजल ऐड हो रही है। तो अनंत रीजनिंग बैच से आप अपनी सारी चीज़ें कवर कर लेना रीजनिंग में। और बाकी अगर आप मतलब सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हो तो बैंक महापैक बेस्ट सॉल्यूशन है। बैंक महापैक को आप फॉलो कर लेना, इसमें A to Z जितने भी बैचेस है बैंकिंग वाला पर वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो बैंक महापैक में एनरोल करने के बाद, ठीक है। तो वो सारी बैचेस 1 साल तक आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट भी है, यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और SBI PO अगर बनना चाहते हो, थोड़े से बड़े ख्वाब देख रहे हो मतलब चाहते हो कि अपने नाम के आगे ऑफिसर का टैग लगे, तो SBI PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये बुक आपको फॉलो करना है ना। इसके अलावा SBI क्लर्क, SBI PO या आने वाली बैंकिंग एग्जामिनेशन में किसी को भी लेकर कोई भी प्रॉब्लम, डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, कमेंट करके बताना है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।